हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वगैरह सब ठीक से हो रहा है क्या नहीं? पढ़ाई पढ़ाई कीजिए, लर्न कीजिए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। डाउट शेयरिंग कीजिए, सारी चीज़ करते रहिए। आपका जो है ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो धीरे धीरे टाइम के इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है ना। टाइम किल मत कीजिए। देखिए, हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई सारे डिस्कशन कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन हो गया है, जैसे कि फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं, है ना। यस। और ऑल्सो हमने उनको रिलेट किया, जैसे कि फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट किया, फील्ड को पोटेंशियल से रिलेट किया, है ना। किया क्या नहीं? यस। वो सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एप्लीकेशंस, प्रैक्टिस इस पे पूरा पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, ये सारे होने के बाद आज के क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? गॉस लॉ। अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ना बहुत ही ज़्यादा है। इसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए और इसके प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, गॉस लॉ लर्न करने से पहले हम सबसे पहले एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में लर्न करना चालू कर देते हैं। बिकॉज गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके या उसको बेस करके बनाया गया है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? वैसे तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है? फ्लो ऑफ समथिंग, कुछ चीज फ्लो हो रहा है ना, कुछ चीज फ्लो होता जा रहा है। हम इसको क्या फ्लक्स के मीनिंग इस सेंस में समझते हैं। बट यहाँ पे फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया इमेजिन करते हैं, उस एरिया के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। समझ पा रहे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम एक सिचुएशन लेना चाहेंगे, जैसे कि ये सपोज एक सरफेस है, ये ऐसा है कि कर्व, फ्लैट, कैसे भी सरफेस ले सकते हैं। सपोज मैंने ऐसा ना एक कर्व सरफेस लिया, देखिए। तो ये जो कर्व सरफेस है, इसका एक छोटा सा पार्ट भी ले लेते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से लिया गया, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है। ये जो एरिया है, छोटा सा एरिया है, मैं इसको ds में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ds में रिप्रेजेंट करूंगा और यहाँ पे जो एरिया है ना, उसको एज ए वेक्टर कंसिडरेशन किया गया है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते टाइम, दैट मीन्स व्हेन वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन वी हैव टू कंसिडर एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। सोचिए, एरिया जो है, आप जब बचपन में एरिया के बारे में लर्न किए तो एरिया आपको ऐसे स्केलर जैसे लग रहा था ना, बट एरिया के अजीब सा फिजिकल क्वांटिटी है। कभी वो स्केलर फॉर्म में यूज होता है, कभी वेक्टर फॉर्म में यूज होता है ना। सो जब हम फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो एरिया को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एरिया को वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। हम अगर इस साइड से देख रहे हैं, दैट मीन्स हमारा व्यू इस साइड से है, जैसे कि हम या ऑब्जर्वर जो है इस तरीके से देख रहा है, तो ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ds। सो दिस इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको भी डिफाइन किया गया है, वो है आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, सो ds वेक्टर जो है यहाँ पे हम ds वेक्टर को क्या बोलेंगे? ds वेक्टर इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। इसका नाम क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया को आप पहली बार वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं, करेक्ट। सो इसका डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। सो आउटवर्ड नॉर्मल जो है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है। जैसे कि मैंने ये आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया हूं, आपको दिख रहा है ना? यस। या सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, करेक्ट। ओके, देखिए, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है? जैसे कि आप सोचिए कि आप जिस रूम में अभी बैठे हैं, जो आपका स्टडी रूम है, उस पे भी कई सारे फेसेस आपको दिखता होगा, आप उनको वेक्टर मान सकते हैं। सपोज मैं बोलूंगा कि ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, हाँ दिख रहा है ना, जिसपे बोर्ड को फिक्स किया गया है, ये वॉल को हम अगर एज ए एरिया वेक्टर समझते हैं, जैसे इस बोर्ड को अगर आप एरिया समझते हैं, उसके डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस बोर्ड को आप एक एरिया वेक्टर मान लेते हैं, उसके डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, दैट मीन्स आपकी तरफ, ठीक है ना। ये अगर एरिया है तो उसके डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, बिकॉज हम उसको इस साइड से देख रहे हैं, हम ये सरफेस को देख रहे हैं ना, जिस साइड से देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट आउटर नॉर्मल, तो इस बोर्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ है। समझ पा रहे हैं? यस। या तो देखिए, जैसे कि ये मेरा हाथ है ना, तो अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से देखते हैं, दैट मीन्स ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? आउटवर्ड नॉर्मल है ना। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। इस सरफेस को ये डायरेक्शन डेफिनेटली परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो ये है आउटवर्ड नॉर्मल अगर हम इस साइड से देखते हैं। पर अगर किसने नीचे से देखा, अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो आपको डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्मल क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हमेशा जो भी सरफेस एरिया आपको दिखेगा उससे आप आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ पा रहे हैं? तो हम इसको अगर बाहर से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ होगा। सो दैट मीन्स हम फ्लक्स को जब डिफाइन करेंगे हम एरिया को एज ए वेक्टर एक्सेप्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं? और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस स्टडी रूम में बैठे हैं, उसका सीलिंग को ध्यान दीजिए। सीलिंग का एरिया क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, बिकॉज आउटवर्ड नॉर्मल नीचे आएगा। बट फ्लोर की तरफ ध्यान दीजिए, फ्लोर का एरिया किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस वॉल का एरिया किस तरफ होगा, आपकी तरफ होगा, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। इसको ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, सो एरिया इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर। फर्स्ट टाइम शायद आपको दिख रहा है एरिया जो है एज ए वेक्टर ट्रीट किया जा रहा है, और इस रीजन में कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो जा रहे हैं। सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जो फील्ड की इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एरिया को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस फील्ड को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइंस कुछ ऐसा है, देखिए, ऐसे हम दिखा सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड लाइंस उसको ऐसे पास हो रहे हैं, इस तरीके से पास हो रहे हैं। तो अगर ये फील्ड का डायरेक्शन है तो ये एंगल को हम थीटा ले सकते हैं। ओके, थीटा ले सकते हैं। सो अभी आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, सो अगर आप ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, जो एरिया वेक्टर है ना, उसी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। और एक ऐसा टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, है ना, फील्ड का, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू एरिया। ओके, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू एरिया, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई साइन थीटा। एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू एरिया। ये एरिया को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर के अलोंग है। सो या तो अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, सो ये वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस एरिया को परपेंडिकुलर है, डी ई कॉस थीटा, एंड दिस इज ई साइन थीटा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा भी चलता है। सो ध्यान दीजिए, इस केस में अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सो इस डायग्राम को, ओके, ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे ये जो कंपोनेंट है, दिस इज टेंजेंशियल टू एरिया, और ये कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है। करेक्ट? सो फ्लक्स के लिए एक्चुअली आपको क्या लगता है, फ्लक्स के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, फ्लक्स के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो कंपोनेंट एरिया को परपेंडिकुलर है या जो कंपोनेंट एरिया को पैरेलल है? सोचिए। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि अगर एरिया ऐसा है, सपोज हम एरिया को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सोचिए, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीएस वेक्टर। थोड़ा सा डायग्राम देखिए, आपको बेटर समझेगा। और ये ना, दीज आर द फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहे हैं, ये फील्ड का डायरेक्शन है। तो दैट मीन्स अगर आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी फील्ड लाइंस उस एरिया को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एरिया है, जैसे कि इसको आप एरिया मान लेते हैं, और फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, फील्ड लाइंस जो है उसको पैरेलल है ना, उस सरफेस को पैरेलल है, दैट मीन्स उसको टेंजेंशियल है, सरफेस को टेंजेंशियल है, तो वो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तभी तो मैंने आपको जो बताया कि द टेंजेंशियल टू एरिया, वो जो कंपोनेंट है वो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज टेंजेंशियली जो फील्ड लाइंस जाएंगे ना, उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक फ्लक्स डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसा टेंजेंशियली एरिया को पास हो जा रहे हैं, तो इस केस में आपका एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। किसके बीच में दिख रहा है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो, फ्लक्स जीरो आएगा। सिमिलरली अगर मैं और एक सिचुएशन लेता हूं, जैसे कि आप ये देखिए, ये वही एरिया है, बट फील्ड लाइंस जो है ना वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। अगर ऐसे इंटरसेक्ट होंगे तो क्या होगा बताइए, अगर फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो जा रहे हैं, ये फील्ड का डायरेक्शन है, एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ क्या, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो इस केस में आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो है सबसे ज्यादा होगा। सो कहीं ना कहीं फ्लक्स के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है आप अभी बता सकते हो, है ना। सो दैट
हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो फॉर दिस केस फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। हम फील्ड को पूरा एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए अब देखिए यहाँ पे जब हम फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप डी फाई में रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज छोटा सा एरिया के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, ऐसा आप लिख सकते हो। डी एस क्या है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम फील्ड का उस कंपोनेंट को एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कौन से कंपोनेंट, जो एरिया के अलॉन्ग है, देखा आपने। सो ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दिस कंपोनेंट जो है ना ये एरिया को टेंजेंशियल है, ये फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दैट मीन्स आप डी फाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा ई डी एस कॉस थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि ईडीएस कॉस थीटा फॉर्म में आ रहा है, आप इसको डॉट प्रोडक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई डॉट डी एस। सो डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर। सो फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। समझ पा रहे हैं। सो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में एरिया को वेक्टर माना जा रहा है ना। अब वो वेक्टर को आप किस साइड से देख रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इस एरिया को ऊपर से देखूंगा तो एरिया ऊपर आएगा, और नीचे से देखूंगा तो एरिया नीचे आएगा, है ना। उस बात को भी ध्यान में रखिए। सो जब भी कोई फील्ड लाइंस एरिया को ऐसे टेंजेंशियल होके जाएगा, आगे के लिए ध्यान में रखो, जब भी फील्ड लाइंस एरिया को ऐसे टेंजेंशियल होके जाएंगे तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, फ्लक्स आएगा नहीं। फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, फील्ड लाइंस को काटना चाहिए, किसको, एरिया को कट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था फ्लक्स का डेफिनेशन। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट क्या, डीएस वेक्टर, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है। सो अगर वैसे भी आप ये दोनों सिचुएशन देख रहे हैं, फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, एंगल कितना 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। यस, डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। बात तो सही है। सेकंड डायग्राम में क्या दिख रहा है, सेकंड डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एंगल जीरो है तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। एंगल जीरो दैट मींस एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या सेम है, तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लिए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो दैट मीन्स ये जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन क्या, फ्लक्स। ये कंपोनेंट फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझे। ये कंपोनेंट फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो चलिए आपको फ्लक्स के बारे में आइडिया मिल गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट को जाएंगे। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी देखिए, सपोज हम वंस आपको डेफिनेशन मालूम पड़ गया, अभी हम इंटीग्रेशन मेथड से ना हम अलग अलग सिचुएशन लेके उसके लिए हम फ्लक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट जैसे कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, इसको मैं मिटा लेता हूं। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉलिड एंगल का भी आइडिया लगेगा। क्या आपको सॉलिड एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान में है? आपको बताया गया था 11th स्टैंडर्ड में, मैंने आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल ऐसे बताया गया था, वो भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि सपोज आपके सामने ना ऐसा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया है, हेमिस्फेरिकल एरिया दिया है। फ्लक्स को लेके कुछ ऐसा एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आपको फ्लक्स के बारे में बेटर आइडिया हो जाए। और एक चार्ज, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ये क्या है, एक स्फीयर है। एक्चुअली ऐसा एक स्फीयर है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और हेमिस्फेरिकल सरफेस के सेंटर में चार्ज है, समझे। ये चार्ज प्लस क्यू है। तो आप तो जानते हैं कि इसके फील्ड लाइंस कैसे पास होगा। अगर ये चार्ज एग्जैक्टली सेंटर में, तो फील्ड लाइंस कैसे पास होगा, ये क्या होगा, फील्ड लाइंस होगा, ऐसे पास होंगे, है ना। सो दीज आर द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे फ्लक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल एरिया। तो ये सब क्या है, फील्ड लाइन से दिख रहा है आपको। यस, देखिए
क्योंकि तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, आपको निकलना क्या है, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल एरिया। सो हमें यहाँ पे फ्लक्स पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। बोलिए देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आप ध्यान देंगे ना, इसका रेडियस को हम कुछ डिफाइन करें, इसका रेडियस को आर ले लेते हैं, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट चार्ज से क्या है, इक्विडिस्टेंस है ना। और आप अगर ध्यान देंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर मैं एक छोटा सा एरिया लूँ, छोटा सा एरिया वेक्टर लूँ, तो एरिया का भी डायरेक्शन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम है सभी जगह में। सो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दैट इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है ना। सो इसलिए फ्लक्स डी फाई कितना होगा, ई डी एस कॉस 0, दैट मीन्स हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई डी एस। तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई डी एस। और आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ, हम ई को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कुलम्स लॉ, आप कुलम्स लॉ से जान चुके हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, इनटू डीएस। देखिए और यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट ये सब बाहर आ जाएंगे, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू बाय आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, ये सारे कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस मतलब क्या है, हेमिस्फेरिकल एरिया, तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, वहां पे एरिया पुट कर लीजिए, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। हेमिस्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनल आपको क्या मिला, 4 भी कैंसिल है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, ये पूरा स्फीयर नहीं है, हाफ स्फीयर है ना, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्योंकि पाई पाई कट गया है, 4 2 कट गया है, आर स्क्वायर कट गया है, सो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन हेमिस्फेरिकल सरफेस। समझ में आया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया बेटा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फ्लक्स को लेके मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके। यहाँ पे हर जगह में क्या हो रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आप देख रहे हैं, यस सभी जगह में आपको दिख रहा है, फील्ड का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन सेम। इस तरह डायरेक्टली इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सिचुएशन तो वही है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम सेम सरफेस लेते हैं, जैसे कि ये है हेमिस्फेरिकल सरफेस, दिस इज द हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और थोड़ा सा सिचुएशन बदल गया, फील्ड लाइंस देखो ऐसे पास हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं, ये कैसा फील्ड लाइंस है, ये सब कुछ 3 डायमेंशन में है, 2D में नहीं है, इमेजिन कीजिए। तो दीज आर द फील्ड लाइंस, और ये जो फील्ड लाइंस का आपको कन्फिगरेशन दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पढ़ चुके हैं। तो दिस टाइप ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्टली फील्ड जो है, फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कुछ कांस्टेंट है। सो दिस टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिमिलर केसेस है, यहां पर भी आपको हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया है एंड यू हैव टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, सोचिए आप इस केस में क्या कर सकते हैं। यहां पर भी फ्लक्स चाहिए, दोनों में डिफरेंस है, वहां पे और यहां पे डिफरेंस देखिए, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल था, डायरेक्टली हम फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्टली फील्ड को, एरिया कौन सा था, 2 पाई आर स्क्वायर, फील्ड क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये एरिया है, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया और हमें फ्लक्स आ गया था। पर इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा सोचना चाहिए। चलिए उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए वहां पे अगर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सो उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि वहां पे भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। आप एरिया लेके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, जैसे कि सपोज ये एक एरिया लिया, देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे एरिया ऐसे लेता हूँ, एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, है ना, तो एरिया का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, आप किस साइड से देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका व्यू किस तरफ से, आउटसाइड से, इनसाइड से, अंदर से नहीं, आप बाहर से व्यू है, आप बाहर से इसको देख रहे हो, है ना। तो किस साइड से देख रहे हैं उस हिसाब से हम आउटर नॉर्मल बनाएंगे ना। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपका आउटर नॉर्मल किस तरफ होगा, ये होगा
outer normal. So this will be direction of area vector, ds vector. This is direction of field vector. Okay, तो ये फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपको इसको कंपोनेंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। यस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, सेंटर है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेंटर के थ्रू पास करेगा, है ना, बिकॉज ये रेडियली आउटवर्ड है। ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। सपोज इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, थीटा लेते हैं और इसको ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में। आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फील्ड का कंपोनेंट। देखो फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा। और फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जो कि इस सरफेस को टेंजेंशियल होगा, वो इस तरफ आएगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ई साइन थीटा। इसको यहां लिख लेता हूं, सो ये होगा ई साइन थीटा। तो एक तरफ ई कॉस थीटा दिख रहा है और एक तरफ ई साइन थीटा दिख रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अभी आपको बताया गया था, विच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिफाइन फ्लक्स। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो फ्लक्स को कभी डिफाइन नहीं करेगा। कौन सा कंपोनेंट, जो नॉर्मल कंपोनेंट है, जो एरिया के अलोंग है, वो फ्लक्स को डिफाइन करेगा। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई तो कांस्टेंट है ना, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। देखिए इस जो स्फीयर है उसका रेडियस आपको आर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। Now to define total flux, we have to integrate this expression. So integration of d phi मतलब integration of e ds cos theta, fine। और यहाँ पे e constant है, फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म होने की वजह से e constant है, इसलिए e जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है। सो दिस विल बी e ds cos theta। अब सोचिए ds cos theta का इंटीग्रेशन क्या होगा। ds cos theta कौन से एरिया है, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। देखिए जब हम क्वेश्चंस को समझते हैं, जब हम सिचुएशन को डील करते हैं, तो हमारा माइंड हर एंगल से चलते रहना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। ज्योमेट्री सोचिए, डीएस एरिया एक्चुअली ऐसा है, बट डीएस कॉस थीटा कौन सा है, वो सोचना पड़ेगा आपको। उसके लिए थोड़ा सा हम इलेबोरेटली यहाँ पे दिखाएंगे। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो है ना, मैं ऐसे लिया, ये क्या है, डीएस एरिया। सपोज ये डीएस एरिया है, मैं आपको जो यहाँ पे छोटा सा लिया हूं, उस एरिया का डायरेक्शन किस तरफ है, ये है डीएस वेक्टर का डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं, यस। और फील्ड जो है, फील्ड इस डायरेक्शन में, ये है फील्ड का डायरेक्शन। देखो तो जब ऐसा हम ले रहे हैं, तो हम इस एंगल थीटा ले रहे हैं। तो अब सोचिए कि मैं इस एरिया का अगर मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लूं, इसका मतलब मैं एक एरिया ऐसे लेना चाहता हूं। देखिए ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, बता सकते हैं। ये वो एरिया है जिसको फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा है, तो ये एरिया क्या, डीएस है। तो क्या इस एरिया को मैं डीएस कॉस थीटा लिख सकता हूं, बताइए। उस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा 3D में है, मतलब ये एरिया ऐसा है और ये इसका कंपोनेंट है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, मतलब ये एरिया है और आप साइड से देख रहे हैं, ये एरिया है और ये कौन सा एरिया है, डीएस एरिया है। तो उसका डायरेक्शन इस तरफ है और हम ये वाला फाइंड आउट कर रहे हैं। ये इसका प्रोजेक्टेड कंपोनेंट आएगा, इसका प्रोजेक्शन आएगा। देखो तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे ना तो आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें ना ये जो एरिया है ये हो जाएगा डीएस कॉस थीटा। अगर ये डीएस है, एरिया कौन सा है, डीएस है, तो बेटा देखो हमने थीटा कौन सा एंगल लिया, ये एंगल को हमने क्या लिया, थीटा लिया। दिस एंगल इज थीटा, है ना, जो फील्ड के साथ है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या, नहीं बोलो। हम इसको साइड से देख रहे हैं, ये तो आपको 3 डायमेंशनल दिख रहा था, इसको मैं साइड से देख रहा हूं। तो ये है डीएस एरिया, मतलब आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो तो आपके ऐसे लाइन जैसे दिख रहा है, एक्चुअली वो एरिया है ना। तो ये थीटा है, सो ये भी थीटा होगा। थीटा कैसे होगा आप सोच लेना, ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, ये जो एरिया आएगा दिस विल बी डीएस कॉस थीटा, होगा ना, यस। तो डीएस कॉस थीटा जो है ना, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसा है, अगर एरिया ऐसा है ना, डीएस एरिया ऐसा है, तो ये अगर डीएस है तो डीएस कॉस थीटा कौन सा है, ये है। ये कौन सा है, डीएस। ये एरिया कौन सा है, डीएस है। और ये कौन सा है, डीएस कॉस थीटा है, उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये अगर डीएस हुआ तो ये जो एरिया आया, ये जो एरिया आया है,
सो दिस विल बी क्या, ds cos थीटा। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया है ना। सो ये हो गया, दिस कैन बी सेड टू बी हॉरिजॉन्टल projection of area, horizontal projection of area ds। एक्चुअल एरिया ds है और इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या है, ये ds cos थीटा है। इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसको थोड़ा साइड व्यू से दिखाया, इसका एक्चुअल फॉर्म दिखाया। अब सभी को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं। इसलिए यहां पे वापस आओ, फ्लक्स क्या था, e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा था ना नहीं। तो ये जो ds cos थीटा था, ये इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया। उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है उसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेते हैं, तो कौन सा आएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल एरिया आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे अगर हम ऐसा एक्सटेंड करें ना तो ये वाला आएगा। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो ऐसे दिखा सकता हूँ इसको, इसका एरिया ये वाला आएगा, मतलब दिखा सकता हूँ। यस, देखिए ये है एक्चुअल एरिया, है ना, ये एक्चुअल एरिया है। इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है। समझ पा रहे बेटा, ये एरिया है। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये है ds cos थीटा। ये क्या है, ये है ds, ये एक्चुअली है ds। ये कौन सा है, ds cos थीटा। यही है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मैं आपको यही चीज यहाँ पे दिखाया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है। समझ पा रहे हैं। तो ऐसा छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऐड हो जाएगा तो पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा। समझा आपको। तो ये है, दिस इज ds cos थीटा। अगर आप यहां दिखाना चाहें यहां भी दिखा सकते हैं। ये कौन सा है, ds cos थीटा। समझा। यस। तो इसलिए देयरफॉर फ्लक्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया। सो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ds। बात को समझो, इंटीग्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ds। तो क्या होगा अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, छोटा सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये है, ऐसे छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा, तो छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मिलके पूरा एरिया कौन सा बनेगा, सर्कल का बनेगा ना, है ना। बिकॉज हॉरिजॉन्टल एरिया कौन सा, सरफेस का है। तो ये होगा e इंटू एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा, बेस सर्कल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, है ना। अब स्फीयर नहीं रहा तो e इंटू कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये है उस फेसेस के थ्रू फ्लक्स। समझ पा रहे हैं। तो दैट मींस ये जो क्वेश्चन हमारे सामने था, ये जो एग्जांपल था जिसमें हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया था, एरिया दिया था, है ना, सॉरी ये फील्ड लाइंस ऐसे दिए थे, तो हमें फ्लक्स पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, e इंटू पाई आर स्क्वायर। जबकि पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या था, e इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये जो मैकेनिज्म है समझाने का, इसको ये सब तरीका आपके ध्यान में रहना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें लॉजिकल है, ये लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ये आप दिमाग में रहेगा तभी तो आप सिचुएशन को डील कर पाओगे, है ना। तो एक्चुअल एरिया ऐसा है और प्रोजेक्टेड एरिया ऐसा है। ये एक्चुअल एरिया है, ये प्रोजेक्टेड एरिया है, और प्रोजेक्टेड एरिया हमारे यहाँ पे काम में आ रहा है ना, ds cos थीटा। क्योंकि फाइनली हमें जो प्रोजेक्टेड एरिया है ना, उसका इंटीग्रेशन आया था, सीधा हमने इसको क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया। ओके, चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेनी हैं इस केस में। सो नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेस करके। ओके बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट सिचुएशन, अगला सिचुएशन कैसे दिया है। अगला सिचुएशन में एक ऐसा दिया है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर हम सोचे तो उसका थोड़ा सा यूनिट का भी सोचना चाहिए, है ना। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, थोड़ा ऐसा यूनिट का बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट देखिए, फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया होता है ना। अगर हम ऐसे डायमेंशनली सोचे, eds cos थीटा भी लिखें, cos थीटा तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो फील्ड का यूनिट, सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा, फील्ड का यूनिट क्या है, फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। सो आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि फील्ड को न्यूटन पर कूलम भी लिखा जा सकता है,
और वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है, बिकॉज ई क्या था, माइनस डीवी बाई डी आर। फील्ड क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था, तो इसलिए। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट, अगर वोल्ट में लिखना चाहें तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। वोल्ट मीटर मीटर कहां से आया, बिकॉज ई क्या था, माइनस डीवी बाई डी आर, वहां से आया। पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ था। तो मीटर मीटर कट गया है, तो ये क्या मिला, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये सब क्या है, फ्लक्स का एसआई यूनिट है। चलिए कोई बात नहीं। सो अगर आपके समझ में आ गया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चे, समझ में आ गया। चलिए इसको एरेज कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो है, क्योंकि आपको फ्लक्स का ये सब आइडिया आ गया है ना, सो फ्लक्स का ये सब आइडिया आ गया है। सो अभी हम नेक्स्ट जो है धीरे धीरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम क्या है, गॉस लॉ, है ना। ठीक है। सो पर एक चीज सोचिए कि फ्लक्स के बारे में जब आप आइडिया ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया और रह गया है, उसको दे देना चाहिए। सपोज हम ना एक सिचुएशन ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक सरफेस है, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस जो अभी मैंने लिया था। तो ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस क्या लिया था, आर लिया था। ठीक है। ये देखो नीचे जो बेस है, बेस कैसे बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कुलर बेस, और ये हेमिस्फेरिकल सरफेस। ध्यान में आ रहे हैं अच्छे से, यस। तो यहाँ पे हमने फील्ड लाइंस ऐसे पास किया था। सो दीज आर द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हम फील्ड को यहाँ पे यूनिफॉर्म मान लिया था। तो ई जो है वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ई इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी अभी हमें हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स पता चल गया, है ना। हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू, अगर ये सरफेस का हम बात करें, ये क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, वो कितना आया, इसके थ्रू फ्लक्स आ गया ई इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अभी अभी हमने इसको डिराइव किया, प्रूफ किया, है ना। ये फिल इनटू एरिया, बट कौन सा एरिया लिया, प्रोजेक्टेड एरिया, एक्चुअल एरिया नहीं लिया, है ना, क्योंकि क्यों नहीं लिया, ये सारे डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सी बेस एरिया देखिए, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस को आप बाहर से देख रहे हैं, आपका व्यू किस साइड से, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बाहर से देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड से आपका व्यू है, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो फ्लक्स ये मिलेगा। अब सोचिए कि ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया के तो फ्लक्स क्या आएगा। अगर हम ध्यान दें कि जो बेस एरिया है, बेस एरिया का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो ना। जैसे कि एक एरिया लिया, तो उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे आएगा। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, बेस एरिया। जबकि फील्ड कैसा है, उसके थ्रू अगर हम फील्ड को ध्यान दें, फील्ड का डायरेक्शन देखें ना, तो फील्ड क्या है, ऊपर है, फील्ड ऊपर है, एरिया नीचे, तो फ्लक्स किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना, है ना। सो फॉर बेस एरिया, सो इस बेस एरिया के लिए फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आएगा फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू बेस एरिया, है ना। फ्लक्स थ्रू बेस एरिया या बेस सरफेस कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। ये आएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर तो आएगा, पर ये ना एक माइनस साइन के साथ आएगा, बिकॉज एंगल कितना 180 आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस 180, वो सब कुछ करके वही मिलेगा, है ना। सो ये अगर प्लस इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया, माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर। सोचिए, इसलिए ये जो पूरा क्लोज्ड एरिया है, सोचो, बेस एरिया एक ओपन एरिया है, हेमिस्फेरिकल एरिया भी क्या है, ओपन है, बट हम दोनों को क्लोज कर देंगे, समझा। ये क्या है, हेमिस्फेरिकल एरिया है ना, ये क्या है, बेस एरिया है, दोनों को क्लोज कर देंगे, तो क्लोज सरफेस आ गया ना। सो हेंस देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस कौन सा है, हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस बेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया, है ना। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, हेमिस्फेरिकल
प्लस हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस क्या, बेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस बेस सरफेस, ये दोनों ओपन सरफेस है, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। सो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा ना, ये होगा जीरो, ये जितना प्लस में है ये उतना ही माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल है ना। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखिए। तो ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए कि अगर दोनों एरिया मिला दें तो फ्लक्स क्या आगे जीरो आएगा। और हम इसको बाहर से देख रहे हैं, इसको भी बाहर से देख रहे हैं और इसको भी आउटसाइड से देख रहे हैं। बाहर से देख रहे हैं तभी तो एरिया नीचे है, बाहर से देख रहे हैं तभी तो एरिया है ना, इस तरीके से। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अगर आपकी ये समझ में आ गया है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी धीरे धीरे हम गॉस लॉ को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज गॉस लॉ, फ्लक्स का ये सब आइडिया आपको ध्यान में आने के बाद है ना। तो गॉस लॉ को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एज पर गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ गॉस लॉ ये है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको मैं लिख रहा हूं। सो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, इस सिंबल लिखिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेस करके ये लॉ है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ है। जस्ट लाइक कूलम्ब्स लॉ, जैसे कूलम्ब्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, वैसे गॉस लॉ भी एक फंडामेंटल लॉ है। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पहली बात है कि ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का मीनिंग है कि इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना, इट इज अराउंड ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अक्रॉस हो रहा है, उसको ये सिंबलाइज कर रहा है। और ये इंटीग्रल कौन सा, सरफेस इंटीग्रल है। अभी तक आप मोस्टली लाइन इंटीग्रेशन किए हैं, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन है। ये जो ds है ना, ये सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं ना। सो ये पूरी क्लोज सरफेस के अक्रॉस इंटीग्रेशन हुआ, इसलिए इसे लिखा गया है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड क्या है, क्यू एनक्लोज्ड यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स नेट चार्ज, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, नेट चार्ज enclosed बाय क्लोज्ड सरफेस। जो क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं वो कितना चार्ज एनक्लोज किया है उसको हम क्यू एनक्लोज लिख रहे हैं, नेट चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये जो एनक्लोज्ड सरफेस है ना, जो क्लोज सरफेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉस को रिस्पेक्ट देते हुए, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझना चाहेंगे। इसका मीनिंग क्या है, सपोज हम एक रैंडमली एक ऐसा है कि क्लोज एरिया ले लिया है ना, रैंडमली क्लोज सरफेस एरिया ले लिया, ये सब कुछ 3D में 2D में नहीं है, और कुछ चार्ज अंदर भी है, कुछ चार्ज बाहर भी है। सो ध्यान दीजिए, जैसे ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q5 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है और ये Q6 है, ऐसे कुछ चार्जेस है। तो इनमें से आपको क्या दिख रहा है, कुछ चार्जेस इसके अंदर एनक्लोज हुआ है और कुछ चार्जेस बाहर है, समझ पा रहे हैं। और ये जो सरफेस है ना, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हमने अभी भी क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है। तो अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो सपोज आप एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओके, ये पॉइंट है। आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, सो वी हैव टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। अगर आपका ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आप यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं, सो आपको सभी चार्ज के इफेक्ट लेना पड़ेगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सबका लेना पड़ेगा, जो भी चार्जेस अंदर भी है बाहर भी है सबका लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे फील्ड निकाला गया है। मतलब आप यहाँ पे जो फील्ड देख रहे हैं ना, ये कौन सा फील्ड है, ये वो फील्ड है जो गॉसियन सरफेस के ऊपर आ रहा है, बिकॉज हम इंटीग्रेशन सरफेस के अक्रॉस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यस। तो यहाँ पे ई वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप कैसे लिखना पड़ेगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5, ऐसे आपको लिख के रहना पड़ेगा। जितने भी चार्जेस आएंगे सब लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम 6 चार्जेस लिए हैं, तो 6 चार्ज का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, इसको हमने क्या बोला था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एज पर
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या करना पड़ता है कि सारे वेक्टर को ऐड करना पड़ता है। सारे वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, करेक्ट। देखिए तो यहां पे इसका मतलब क्या है, जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट फील्ड ऑफ ऑल चार्जेस एट दिस पॉइंट। तो सो दिस इज ई वेक्टर क्या है, resultant electric field at the point on Gaussian surface। ये ध्यान में रखो, Gaussian surface, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। सो ये जो फील्ड है वो यहां पे पुट किया गया है। तो रिजल्टेंट फील्ड को लेके हम एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और पूरी सरफेस के अक्रॉस, सरफेस के अराउंड इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली जो आएगा एज पर गॉस लॉ, कौन सा आएगा, जो चार्ज इनक्लोज हुआ है, जो चार्ज इस सरफेस में इनक्लोज हुआ है वो आएगा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये गॉस लॉ का एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको जस्ट डिफाइन कर रहा हूं, है ना। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में इसको डिराइव करने वाला हूं, है ना। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, गॉस लॉ का एक्सप्लेनेशन। कई बार मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि जो फील्ड है ना, जो फील्ड है ये सिर्फ इनक्लोज चार्ज का फील्ड है, ऐसा लगता है बच्चों को। क्योंकि राइट हैंड साइड में क्यू एनक्लोज लिखा है तो बच्चों को क्या लगेगा कि जो फील्ड है ये इनक्लोज चार्ज का फील्ड है। वैसा नहीं है, एक्चुअली फील्ड किसका है, सभी चार्ज का है, सभी चार्ज का इफेक्ट है। क्योंकि जब भी हम फील्ड फाइंड आउट करते हैं हमें ऑल सराउंडिंग चार्जेस का इफेक्ट लेना पड़ता है ना बेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट को जो बचेगा वो इनक्लोज चार्ज बचेगा, माने स्टेटमेंट का मतलब ये है ना, यस। तो वंस ही आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है, हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। ये कैसा आया, क्यों ऐसा आया है? तो आगे इसका एप्लीकेशंस होगा, एप्लीकेशन से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था गॉस लॉ का डेफिनेशन। एक छोटा सा प्रूफ हम यहां पे कर सकते हैं। उस प्रूफ से पहले थोड़ा सा आपको सॉलिड एंगल का आइडिया लगेगा। आपको बताया था सॉलिड एंगल क्या है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर ये एक एरिया है, सपोज हम एक रैंडम एरिया ले लिए, है ना, और आपको तो अभी बताया था कि अगर ये एरिया है तो ये इसका प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन है, ये क्या है, देखो ऐसे दिया है, मतलब ये इसका सेंटर है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, करेक्ट। तो अगर आपको ऐसे दिया हो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम अगर एक एरिया लेते हैं, सो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया गया, बोलिए। थोड़ा सा एक स्फीयर लेके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि अगर एक स्फीयर है, बिकॉज सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल का प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में है और सॉलिड एंगल उसका 3 डायमेंशनल वर्सन है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, जैसे सर्कल है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, ये आप जानते हैं। अगर सर्कल है, ये क्या होगा, आर्क लेंथ, और ये क्या रेडियस, ये क्या एंगल डी थीटा। अगर आर्क लेंथ को मैं डी एस लिखता हूँ, आर्क लेंथ को डी एस लिखते हैं, करेक्ट, या डी एल लिखते हैं, सो एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। तो ये प्लेन एंगल का डिफिनेशन है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सर्कल कैसा 2D में है और प्लेन एंगल भी 2 डायमेंशन में डिफाइन होता है, समझ पा रहे हैं, यस। तो अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल एंगल कितना आएगा, रेडियस बाहर आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एक छोटा सा आर्क लेंथ है, तो यहाँ पे पूरा लेंथ आ जाएगा सर्कल का जो कि 2 पाई आर। सो इन 2 डायमेंशन टोटल प्लेन एंगल इज इक्वल टू 2 पाई, यूनिट क्या होगा, रेडियन। ये सब कुछ हम रेडियन में पुट करते हैं। तो जैसे 2D में हम सर्कल दिखता है और हम एंगल डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, है ना, इसको एंगल बोलते हैं, और मोर एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। खाली एंगल बोला तो प्लेन एंगल ही समझना। वैसे यहाँ पे हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, सॉलिड एंगल, इसका भी जरूरत है। सॉलिड एंगल को हम इसको डी ओमेगा में डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किसको डिफाइन किया, डी थीटा को डिफाइन किया। वैसे डी ओमेगा या ओमेगा ये इसका सिंबल है ना। तो मुझे यहाँ पे सर्कल की जगह क्या लेना पड़ेगा, स्फीयर। देखिए स्फीयर क्या है, सर्कल का 3 डायमेंशनल वर्सन है ना। सो 3D वर्सन अगर लेते हैं तो यहाँ पे वो आर्क लेंथ था ना, तो आर्क लेंथ क्या बन गया, एरिया बन गया है। आर्क लेंथ यहाँ पे एरिया बन गया, उस एरिया को हम डी ए मान लेते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल एंगल फॉर्मेशन करेगा, समझ पा रहे हैं, यस। ये कैसे 2 डायमेंशनल था, ये 3 डायमेंशनल है।
उस थ्री डायमेंशनल एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसको डी ओमेगा में रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। और अगर इसका रेडियल डिस्टेंस आर है तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या था, डी ए बाय आर स्क्वायर। देखिए, पर ये पूरी डेफिनेशन में आप ध्यान में रखिए कि हम जो डी ए ले रहे हैं, डी ए मतलब क्या है, एरिया है। डी ए मतलब क्या, एरिया है। आप हम यहाँ पे एरिया को डीएस लिख रहे हैं ना, चलिए डीएस लिख देते हैं। डीएस क्या है, सरफेस एरिया है ना। बट वो सरफेस एरिया है जिसको आर क्या है, परपेंडिकुलर है। वो भी आपने देखा, यस। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन में जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, डीएस एरिया दिख रहा है, उसको रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। रेडियस उसको परपेंडिकुलर है। वो आप ध्यान में रखिए। अगर मैं ऐसा एरिया ड्रॉ करूं जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे कि सपोज डीएस ऐसे हो गया, ये कौन सा है, डीएस है, और ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये रेडियल डिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, उसका कंपोनेंट, यस। तो अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, जैसे ये डीएस है और ये उसको परपेंडिकुलर है, इसको रेडियस परपेंडिकुलर है, ये एंगल अगर आप थीटा लेते हैं तो अभी तो आपको बताया था, तो ये एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा डीएस कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं, यस। तो ये है डीएस और ये ds cos थीटा। ds cos थीटा को r क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर जो थ्री डायमेंशनल सॉलिड एंगल क्रिएट होगा डी ओमेगा, है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, सो डी ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, अब ds cos थीटा लेना पड़ेगा, बिकॉज सॉलिड एंगल का डेफिनेशन में हमें वो एरिया लेना चाहिए जो रेडियस को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ऐसा है। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया जब एरिया रेडियल डिस्टेंस को परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप क्या करेंगे। वैसे भी इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो टोटल सॉलिड एंगल कितना आएगा, 1/r स्क्वायर बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये तो स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 4πr स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, तो आपको क्या मिला, 4π क्या, स्टेरेडियन, 4π स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या है, स्टेरेडियन SI यूनिट है किसका, सॉलिड एंगल का। जैसे रेडियन यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। इन दोनों को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और टोटल सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशन में कितना आया, 4π स्टेरेडियन, इसको ध्यान में रखिए। ओके, सो इन थ्री डायमेंशन टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कितना, 4π स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी सॉलिड एंगल के बारे में नोट था। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ट लेके हम गॉस लॉ को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, हाँ, ये सब चीजें आपके ध्यान में आ गया है, और वो डायग्राम तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अब हम एक काम करते हैं, सपोज ये रैंडमली एक एरिया ले लेते हैं। सपोज मैंने रैंडमली ऐसा एक एरिया लिया, ठीक है, और एक चार्ज को वहां पे रख दिया, जैसे कि ये एक चार्ज है, ये चार्ज को क्यों ले लेते हैं, ये क्लोज सरफेस एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कभी भी ओपन नहीं होता, हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं एरिया लेता हूं, कहीं पे हम एरिया ले सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे एक एरिया ले लेते हैं, या इसका फील्ड लाइंस कैसे ऐसा आएगा ना, तो एक एरिया यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, सपोज ये एरिया कुछ इस टाइप का, देखो सरफेस एरिया है, और ये जो सरफेस एरिया है, थोड़ा मैं इसको ना थोड़ा ऐसे लेना चाहता हूं ताकि फील्ड का डायरेक्शन अलग हो। तो यहां पे लेते हैं, ये देखिए, ये जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये किसका डायरेक्शन है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन है, ठीक है। और वहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है फील्ड का डायरेक्शन। वैसे भी आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये होगा फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। कुछ ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपके यहाँ पे काम में आएगा, आएगा ना, यस। अगर आपको फ्लक्स चाहिए, तो डी फाई, फ्लक्स का सिंबल के फाई है, उतना ही एरिया के थ्रू जो फ्लक्स आएगा, ये एंगल क्या लिया था हमने, थीटा लिया था ना, सो डी फाई कितना होगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं, और ये क्या है, उसका रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस। वैसे भी आपको यहाँ पे फ्लक्स जो आएगा, अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका रेडियल डिस्टेंस मैंने क्या बोला, आर बताया ना, रेडियल डिस्टेंस अगर आर है, रेडियल डिस्टेंस अगर आर है, ये छोटा सा एरिया है, तो हम फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं,
1/4πε0। ये कहां से लिख रहे हैं? कूलम्स लॉ से, Q बाय आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ से हमें एक्सप्रेशन मालूम है, ओके, इनटू क्या? ds cos थीटा, ds cos थीटा। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये क्लोज सरफेस के अक्रॉस हो रहा है, क्योंकि सरफेस इज क्लोज्ड, इसे दिया है। अब क्या करेंगे? सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। कांस्टेंट कौन कौन है? Q कांस्टेंट है अपॉन 4πε0, ये कांस्टेंट ये बाहर आ गए हैं। R कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज R ऐसा अलग अलग वेरी कर सकता है, सभी पॉइंट का दूरी क्या सेम नहीं है। सो इसलिए हम क्या करें? इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाई क्या? आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन में रखते हैं। पर आपने अभी क्या देखा? ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है? डी ओमेगा होता है ना, यस, वो आइडिया यहाँ पे लग रहा है। तो ये क्या है? ds है। तो ये जो कंपोनेंट है जो उसको परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या है? ds cos थीटा है। आपको समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल ds है, बट ये क्या है? ds cos थीटा है। और ये लेके यहाँ पे क्या करेगा? एक सॉलिड एंगल डिफाइन करेगा। वो सॉलिड एंगल कौन सा है? डी ओमेगा है। समझ पा रहे ना? तो ये थीटा है, तो इसके बीच में थीटा होगा एंगल, मैं आपको पहले से रिप्रेजेंट कर चुका हूं। तो ये कौन सा आएगा? ds cos थीटा। समझा? यस। तो ds cos थीटा बाय स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? Q बाय 4πε0 ds cos थीटा बाय स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या? d ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। और d ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस में टोटल सॉलिड एंगल कितना बोला था अभी? 4π स्टेरेडियन। सो दैट हम इसको क्या लिखेंगे? सो Q बाय 4πε0। सो टोटल सॉलिड एंगल कितना आता है? 4π स्टेरेडियन। 4π कैंसिल, तो आपको क्या मिला? Q बाय ε0। हो गया प्रूफ। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। हम गॉस लॉ को इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच? Q बाय ε0। ये किस तरीके से आया? सॉलिड एंगल को इन्वॉल्व कर दिया गया है। कई सारे सिचुएशन में बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉलिड एंगल के द्वारा इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉलिड एंगल का भी एप्लीकेशन सीखिए। ये कि मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट ये काफी फिजिक्स में हेल्प करता है? समझ पाया? यस, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था गॉस लॉ का प्रूफ। ओके, समझ में आ गया? चलिए, सो अभी आज के क्लास में इतना करते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या लर्न किया? ओके बच्चे, देखिए बेटा, आज के क्लास में हमने फ्लक्स को डिफाइन किया, फ्लक्स क्या है ना? तो फ्लक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट किया, कुछ एग्जांपल्स लिए फ्लक्स को कैलकुलेशन करने के लिए, कैसे फ्लक्स को कैलकुलेशन किया जाता है आपको मालूम पड़ा। एरिया वेक्टर क्या है, मतलब एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में भी आज एक्सप्रेस किए, उसके डायरेक्शन भी डिफाइन किया, क्या? आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना? सो फ्लक्स के कैलकुलेशन के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ का आज डिस्कशन शुरू कर दिए, जिसका नाम क्या है? गॉस लॉ है। गॉस लॉ को हमने डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया, और कैसे आया गॉस लॉ उसको हमने डिराइव भी कर चुके हैं। यहाँ पे सॉलिड एंगल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, ध्यान में रखिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए जो है टाइम खराब ना करते हुए आप जो है ना सॉल्विंग पे फोकस कीजिए। जैसे आपका लर्निंग खत्म हो गया ना, तो फिर आप सॉल्विंग चालू कर दीजिए। असाइनमेंट या जो भी मटेरियल है आपके पास, जो बुक्स है, असाइनमेंट है, मटेरियल है, उसमें से सॉल्विंग शुरू कीजिए। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कंफर्टेबिलिटी क्रिएट होगा उस टॉपिक को लेके या उस सब्जेक्ट को लेके। ठीक है बेटा, इसलिए तब तक के लिए थैंक यू। ओके, अगले क्लास मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।